नमस्कार। हमारे इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की कोई बोरिंग क्लास नहीं होने वाली है, बल्कि आज प्रकृति के उन शानदार रहस्यों से पर्दा उठने वाला है जो रोज हमारी आंखों के सामने होते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन यानी लाइट रिफ्रैक्शन की। ये कोई भारी भरकम साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, बल्कि वो छिपा हुआ जादू है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कमाल के ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करता है। तारों का टिमटिमाना हो या पानी के ग्लास में रखी पेंसिल का मुड़ावा दिखना, ये सब इसी अपवर्तन का खेल है। आइए आज इस कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले परावर्तन बनाम अपवर्तन। दूसरा, सघन और विरल माध्यम क्या होते हैं। तीसरा, प्रकाश आखिर मुड़ता क्यों है। चौथा, अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। और अंत में असल जिंदगी के कुछ बहुत ही दिलचस्प ऑप्टिकल इल्यूजन। चलिए बिना देरी किए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, परावर्तन बनाम अपवर्तन। अब देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन तब होता है जब प्रकाश किसी पेंट किए हुए शीशे या सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है। लेकिन हमारा आज का हीरो है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। इसमें प्रकाश टकराकर लौटता नहीं है, बल्कि बिना पेंट वाले साफ लेंस या कांच के एकदम आर पार निकल जाता है। और असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री मारता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, सघन बनाम विरल माध्यम। यह एक बड़ी दिलचस्प बात है। माध्यम या मीडियम वो जगह है जहां से प्रकाश होकर गुजरता है। अब सघन यानी डेंसर का मतलब है घना, जहां कण एकदम पास पास होते हैं। और विरल यानी रेयरर का मतलब है हल्का, जहां कण दूर दूर होते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि कोई भी माध्यम हमेशा के लिए फिक्स तरीके से सघन या विरल नहीं होता। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसकी तुलना किससे कर रहे हैं। सब कुछ रिलेटिव है। इसे इस टेबल से एकदम आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, जब हम हवा और पानी की तुलना करते हैं तो पानी घना है, इसलिए वो सघन माध्यम हो गया, और हवा विरल। लेकिन जरा रुकिए, जब हम इसी पानी की तुलना एक हीरे से करते हैं तो बाजी पूरी तरह पलट जाती है। हीरा पानी के मुकाबले बहुत ज्यादा घना होता है, तो अब हीरा सघन बन गया, और जो पानी पहले सघन था वो अब विरल कहलाने लगा। है ना एकदम आसान। चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। भाग 3, प्रकाश आखिर मुड़ता क्यों है। इसे समझने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का एक शानदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई इंसान हवा में पूरी स्पीड से दौड़ रहा है और अचानक उसके सामने पानी आ जाता है। जैसे ही वो पानी के अंदर घुसकर दौड़ने की कोशिश करेगा, क्या वो उसी रफ्तार से दौड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। पानी घना है, उसे रोकने की कोशिश करेगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और इस संघर्ष में उसका शरीर थोड़ा आगे की तरफ झुक जाएगा। बिल्कुल यही हूबहू चीज प्रकाश के साथ भी होती है जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो मेन पॉइंट ये है कि जब प्रकाश किसी हल्के माध्यम जैसे हवा से घने माध्यम जैसे पानी में जाता है, तो उसे आगे बढ़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। उसकी स्पीड धीमी हो जाती है, और इसी वजह से प्रकाश एक काल्पनिक सीधी रेखा की तरफ झुक जाता है, जिसे अभिलंब या नॉर्मल लाइन कहते हैं। तो बस इतना याद रखना है कि घने माध्यम में जाते ही प्रकाश झुक जाएगा। अब जरा इसके ठीक उल्टी स्थिति के बारे में सोचिए। अगर प्रकाश किसी घने माध्यम से निकलकर अचानक एक हल्के और विरल माध्यम में आ जाए तो क्या होगा? उसे तो मानो एकदम आजादी मिल जाएगी, सारा दबाव खत्म। ऐसे में प्रकाश की स्पीड अचानक से तेज हो जाती है और वो इस अभिलंब रेखा की तरफ झुकने के बजाय उससे दूर भागने लगता है। एकदम किसी खुले मैदान में आजादी से दौड़ने जैसी फीलिंग। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, भाग 4 की ओर, अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब प्रकाश कितना मुड़ेगा, इसका सटीक हिसाब किताब अपवर्तनांक कहलाता है। विज्ञान इसे 3 बहुत ही सिंपल तरीकों से मापता है। पहला, मुड़ने वाले कोण या एंगल को मापकर, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। दूसरा, प्रकाश की स्पीड की तुलना करके, यानी खाली जगह में स्पीड बनाम उस माध्यम में स्पीड। और तीसरा तरीका गहराई से जुड़ा है, जहां किसी चीज की असली गहराई की तुलना उसकी दिखने वाली यानी आभासी गहराई से की जाती है। बिना किसी भारी कैलकुलेशन के बस ये 3 तरीके सारा काम कर देते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने सबसे मजेदार हिस्से पर, भाग 5, असल जिंदगी के ऑप्टिकल इल्यूजन। कभी ध्यान दिया है कि पानी से भरे बर्तन के तल में रखा सिक्का हमेशा थोड़ा ऊपर उठा हुआ क्यों दिखता है?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिक्के से आने वाली रोशनी जब घने पानी से हल्की हवा में आती है तो वो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। हमारी आंखें उस मुड़ी हुई रोशनी को सीधा पीछे की तरफ ट्रैक करती हैं, जिससे हमें सिक्के की एक आभासी गहराई दिखती है जो असल गहराई से कम होती है। और हाँ, पानी में आधा डूबा हुआ सीधा डंडा जो बीच से टूटा या मुड़ा हुआ नजर आता है ना, वो भी इसी अपवर्तन का ही कमाल है। तारों का टिमटिमाना भी एक बेहद खूबसूरत इल्यूजन है। अंतरिक्ष एकदम खाली है, सबसे विरल माध्यम। लेकिन हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से बना है। जब तारों की रोशनी वायुमंडल में एंट्री करती है तो वो ऊपर से नीचे सबसे घनी परत यानी शोभमंडल तक आती है। जैसे जैसे रोशनी नीचे आती है, हवा घनी होती जाती है और प्रकाश लगातार मुड़ता रहता है। और क्योंकि हवा कभी स्थिर नहीं रहती, ये मुड़ने का एंगल हर पल थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। बस इसीलिए हमारी आंखों तक पहुंचते पहुंचते वो रोशनी हिलती हुई सी लगती है और तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 4 बहुत ही खास है। कोई अंदाजा है कि ये क्या हो सकता है? ये वो एक्स्ट्रा टाइम है जो अपवर्तन के कारण इस पूरी पृथ्वी को रोजाना एकदम मुफ्त में मिलता है। पूरे 4 मिनट। बिल्कुल सच है। अपवर्तन के कारण ही हमें सूरज उसके असल में उगने से 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। जब सूरज क्षितिज यानी होराइजन के नीचे ही होता है, तब भी वायुमंडलीय अपवर्तन उसकी किरणों को मोड़कर हमारी आंखों तक पहुंचा देता है और हमें सूरज का एक आभासी चित्र दिखने लगता है। यही सेम चीज शाम को सूर्यास्त के समय भी होती है। सूरज ढलने के बाद भी 2 मिनट तक हमें दिखता रहता है। तो सिर्फ प्रकाश के मुड़ने की वजह से हमारे दिन की लंबाई पूरे 4 मिनट बढ़ जाती है ना? एकदम हैरान करने वाला फैक्ट। तो ये बात तो साफ है कि प्रकाश का मुड़ना हमारे चारों तरफ कितने अद्भुत भ्रम पैदा करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे और कौन से सामान्य से दिखने वाले दृश्य हैं जो असल में महज प्रकाश के अपवर्तन का एक खूबसूरत धोखा है। अगली बार जब भी आसपास की दुनिया को देखा जाए तो इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हर चीज के पीछे छुपे विज्ञान को एक्सप्लोर करते रहिए।